हेलो एवरीवन। तो आज हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है यह ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी। ये जो था मध्य प्रदेश पहले इस तरह से 3 स्टेट में विभाजित था। स्वतंत्रता के समय की बात करें 1947 की, तो इस समय हमारा भारत जो है 4 श्रेणी में विभाजित था। 4 श्रेणी कौन कौन सी थी। ये थी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। 4 श्रेणियों में हमारा भारत विभाजित था। तो ये सभी श्रेणी जो थी इनमें अलग अलग क्षेत्र जो है रखे गए थे। तो श्रेणी ए में वो क्षेत्र रखे गए थे जो ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में थे, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे वो श्रेणी ए में रखे गए थे। ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे यानी अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, ये श्रेणी बी में रखे गए थे। इसमें देशी रियासतें सम्मिलित थी। तो श्रेणी बी में ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश शासन में अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। श्रेणी सी में 61 बड़ी रियासतें शामिल थी। 61 बड़ी रियासतें शामिल थी। और श्रेणी डी की बात करें तो श्रेणी डी में केंद्र शासित प्रदेश और कुछ छोटी रियासतें शामिल थीं। इस तरह से हमारे भारत में 4 श्रेणियों में जो थे क्षेत्र विभाजित थे। श्रेणी ए में वे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। श्रेणी बी में जो ब्रिटिश शासन के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र शामिल थे। श्रेणी सी की बात करें तो इसमें 61 बड़ी रियासतें शामिल थी, जबकि श्रेणी डी में केंद्र शासित प्रदेश व छोटी रियासतें शामिल थी। इस तरह से हमारा भारत 4 श्रेणी में विभाजित था। तो इसी संदर्भ में यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी 3 स्टेट में विभाजित था, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। तो इनके क्या नाम थे और इनकी राजधानी क्या थी, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेट ए की बात करते हैं। स्टेट ए का नाम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार था। सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, ठीक है। तो इसका नाम सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार कुछ क्षेत्रों को मिला के पड़ा हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश शासन में यहाँ पे महाकौशल प्रांत था। महाकौशल प्रांत को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया था, यानी अपने कब्जे में किया था, और इसका नाम सागर नर्मदा टेरिटरीज कर दिया गया। सागर नर्मदा टेरिटरीज। सागर नर्मदा टेरिटरीज में ही नागपुर को भी सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद इन दोनों को एक साथ सेंट्रल प्रोविजंस कहा गया। ये सेंट्रल प्रोविजंस में अब बरार के 4 क्षेत्र सम्मिलित किए गए और छत्तीसगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया। बरार के 4 जिले और छत्तीसगढ़ को भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसके बाद सेंट्रल प्रोविजंस कहलाया सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, यह कहलाया सीपी एंड बरार। इसमें याद रखिएगा कुल 15 देशी रियासतें सम्मिलित थी। 15 देशी रियासतें इसमें सम्मिलित थी।
और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी नागपुर। यहाँ पे नागपुर जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी थी। तो हमने स्टेट ए के बारे में देखा है कि इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा गया। सागर नर्मदा टेरिटरीज और नागपुर को एक साथ सेंट्रल प्रोविंस कहा गया। इसमें बरार के 4 जिले और छत्तीसगढ़ सम्मिलित किए गए, तो यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहलाया। ठीक है, अब हम स्टेट बी की बात करते हैं। स्टेट बी का नाम मध्य भारत था। इसमें कुल 25 देशी रियासतें सम्मिलित थीं। 25 देशी रियासतें। और इसकी राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने जो राजधानी थी वो इंदौर रहा करती थी और 6 महीने राजधानी ग्वालियर रहा करती थी। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। जो शीतकालीन राजधानी थी वो ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, जबकि शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे इंदौर और यहाँ ग्वालियर। इसके बाद हम स्टेट सी की बात करते हैं। स्टेट सी का नाम विंध्य प्रदेश था। और इसमें सर्वाधिक 38 देशी रियासतें सम्मिलित थीं। 38 देशी रियासतें इसमें सम्मिलित थीं। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी रीवा थी। रीवा। इसकी राजधानी रीवा थी। ठीक है, तो स्टेट सी का नाम विंध्य प्रदेश था। इसमें 38 देशी रियासतें सम्मिलित थी और इसकी राजधानी रीवा थी। इसके बाद अब हम बात देखिए, हमने देखा है कि यहाँ स्टेट ए, बी और सी इस तरह से तीनों में विभाजित था। लेकिन इसके बाद में लगातार जब हम 1950 के बाद की बात करें, भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के गठन की और संपूर्ण भारत में राज्यों के गठन की मांग उठी थी। तो भाषाई आधार पर जब लगातार मांग उठ रही थी कि भारत में विभिन्न राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, तो इसके लिए कई समितियां गठित की गई इस जांच के लिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली समिति थी एस के धर समिति। तो सबसे पहली समिति थी एस के धर समिति। एस के धर समिति ने जब अपनी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया, यह थी जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। तो इस 3 सदस्यीय समिति ने फिर से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया और फिर से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया गया। तो इसके बाद में बहुत आंदोलन हुए, विशेषकर दक्षिण भारत में आंदोलन हुए और एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलुलु, पोट्टी श्री रामुलुलु। इन्होंने आमरण अनशन किया और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 दिन में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इसके बाद में बहुत जो है विरोध हुआ था और फिर से एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम था फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया वो 1953 में किया गया था। इसे ही फजल अली आयोग कहा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसमें फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। ठीक है, और इसके 2 अन्य सदस्य थे, M.K. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जांच की और उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। इस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। जब पोट्टी श्री रामुलुलु की मृत्यु होती है तो उस समय भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है और सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही वह राज्य था जिसका भाषाई आधार पर गठन किया गया। इसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। तो इन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। उन सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ और मध्य प्रदेश में कुछ चेंजेस हुए। कुछ क्षेत्रों को मुंबई को दे दिया गया और कुछ क्षेत्रों को मिला लिया गया। इस तरह से जो कुछ चेंजेस हुए उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, भंडारा, चांदा, मुंबई को दिए गए। ठीक है, ये सारे क्षेत्र कुछ यहाँ पर थे, यहाँ के क्षेत्र मुंबई को दे दिए गए। और इसके बाद में मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष को पार्ट बी को मिलाया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर मंदसौर जिले था। मंदसौर जिले की कोई भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष पार्ट बी को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। सिरोंज तहसील जो है वो कोटा जिले की तहसील थी, राजस्थान के कोटा जिले की तहसील थी सिरोंज तहसील। इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और भोपाल को भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया जो कि सीहोर जिले की तहसील थी। ठीक है, और भोपाल को राजधानी बनाया गया मध्य प्रदेश की। ठीक है, 1956 में
राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था और इसकी अनुशंसा पर, इसकी सिफारिश पर 1956 में मध्य प्रदेश का जो है कुछ स्वरूप विकसित हुआ। बुल्ढाना, अकोला, वर्धा, नागपुर, यवतमाल, भंडारा, चांदा, इन सब क्षेत्रों को मुंबई को दे दिया गया। मंदसौर जिले की सुनील टप्पा तहसील जो थी, भानपुर तहसील की सुनील टप्पा जो क्षेत्र था उसको छोड़कर शेष पार्ट बी को मिलाया गया, यानी इस पूरे क्षेत्र को भी मिला लिया गया केवल सुनील टप्पा तहसील क्षेत्र को छोड़कर। और ये हमारा सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक है, सिरोंज तहसील यानी कोटा जिला, राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। और साथ में पार्ट सी यानी ये वाले भाग को पूरा ही मिला लिया गया। तो पार्ट ए से कुछ क्षेत्र दिए गए, पार्ट बी से यहाँ से सुनील टप्पा तहसील को छोड़ा गया और पार्ट सी को पूरा मिला लिया गया। इस तरह से नवनिर्मित मध्य प्रदेश का स्वरूप विकसित हुआ और मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, 43 जिले और 9 संभाग। मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। तो इस तरह से नवनिर्मित मध्य प्रदेश का गठन हो गया और इसके बाद में लगातार कुछ जिले जो है इसमें जोड़े गए, कुछ संभाग भी जोड़े गए। तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आती रहती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।